आइए स्टार्ट करते हैं। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रोहिलखंड अदरवाइज सेमेस्टर फिफ्थ आपका BA थर्ड ईयर रहेगा, हिस्ट्री इसके पास भी है। उसमें आज हम प्रथम प्रश्न पत्र आपका जो है भारत में राष्ट्रवाद, इसको इंग्लिश में बोलेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया। अगर ये है तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और आज इसमें हम लॉन्ग आंसर कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं लॉन्ग आंसर, आपको ले चलते हैं लॉन्ग आंसर तरफ। तो पहला दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है जो कि काफ़ी नंबर का होता है, सबसे ज़्यादा नंबर इसी की मिलेंगे आपके लिए। और सिलेबस आपने नहीं देखा, सिलेबस प्ले स्टोर में अपलोडेड है, प्ले स्टोर ओपन कीजिएगा, उसमें सिलेबस के वीडियो मिल जाएगा दोनों पेपरों के। तो पहला क्वेश्चन है, सन 1857 की क्रांति के क्या परिणाम रहे, मतलब उनके रिजल्ट क्या रहे थे। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ 1857। तो इनके क्या परिणाम रहे, क्या रिजल्ट रहे, वो उसके बारे में चर्चा करेंगे आज हम 1857 की क्रांति का। तो आइए देखते हैं। सन 1857 की क्रांति अंग्रेजों की सत्ता को भारत की भूमि से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य को, मतलब उखाड़ फेंकने के उद्देश्य को लेकर की गई थी। ठीक है, की गई थी। ये क्रांति अपने उद्देश्य को सफल बनाने में कामयाब नहीं हो सकी, परंतु फिर भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में इसका बहुत ही अधिक महत्व है। क्योंकि कोई भी क्रांति जब भी किसी क्षेत्र में होती है तो सबसे पहले वो छोटे स्तर पर होती है, फिर उसी के आधार पर अन्य बड़ी बड़ी क्रांतियाँ करने का जो है व्यक्ति के पास जो है विचार बनते रहते हैं और वो उसे आगे चलाते रहते हैं। क्योंकि उसके परिणाम भारत के प्रति अंग्रेज़ों की नीति व भारत के राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से बड़े दूरगामी रहे, मतलब काफ़ी दूरदर्शी रहे थे ये। ठीक है, थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। दूरगामी रहे। सन 1857 की क्रांति के महत्व व उसके परिणामों की विवेचना हम निम्नलिखित शीर्षों के आधार पर कर सकते हैं, मतलब जो पॉइंट हैं उनके आधार पर कवर करेंगे। तो इसके हिस्ट्री के अलावा आपके पास कोई भी सब्जेक्ट अगर आप थर्ड ईयर में है, क्योंकि इस चैनल पर आपको 3 सब्जेक्ट मिल रहे हैं जो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। शॉर्ट वीडियो भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हम थोड़ा बहुत बताते रहते हैं। उसमें आपको इंग्लिश लिटरेचर मिल रहा है, इतिहास मिल रहा है, ज्योग्राफी मिल रहा है, और आपका जो एक कॉमन सब्जेक्ट होता है कंपलसरी, वो मिल रहा है। तो ये 5 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर हम कराएंगे कवर, 4 हिस्ट्री, इंग्लिश एंड ज्योग्राफी। सिलेबस नहीं मिला है तो आज सिलेबस ज्योग्राफी मिल जाएगा। और जो भी MA का अगर कोई आप स्टडी कर रहे हैं तो MA के लिए हमारा चैनल है MA सेमेस्टर वाला, उसको विजिट कीजिएगा। उस पर होम साइंस और आपका पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस और प्लस वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो वहाँ विजिट कीजिएगा। कोई अगर आपका साथी कर रहा है उसे आप वहाँ जोड़ लीजिए। तो पहला पॉइंट आपका है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल का अंत। यानी ईस्ट इंडिया शासन कंपनी जो थी उसका शासनकाल का अंत, इसका एक पॉइंट बनाया गया, क्योंकि 1600 में हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है। ठीक है, इसके साथ ही सन 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों की सरकार की नीति में भी परिवर्तन हुआ। ब्रिटिश सरकार ने सन 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में एक कानून पास किया। यानी कि कौन सा कानून पास किया, आइए उसे देखते हैं। कानून पास किया जिसके परिणाम स्वरूप भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया। ब्रिटिश क्या किया, मतलब पहले शासन भारत अंग्रेजों के हाथों में नहीं था, फिर उसने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने शासन जो था भारत का वो अपने हाथों में निजी ले लिया। ब्रिटिश सरकार ने भारत में शासन करने के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का क्या किया, नियुक्त किया। साथ ही उसकी सहायता के लिए एक समिति का भी गठन किया गया, मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का भी मतलब नियुक्त किया, उसका स्थान बनाया, उसकी नियुक्ति की, और उसके साथ ही क्या किया, उसकी सहायता के लिए एक समिति का भी गठन किया गया। इसके बाद क्या होता है, भारत का शासन महारानी विक्टोरिया के नाम से होगा। मतलब ये समिति, ये उसमें कहा गया कि जो भारत का शासन है वो महारानी विक्टोरिया के नाम से होगा। आइए अब देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट दिया देसी रियासतों की नीति में परिवर्तन। तो जब अंग्रेजों के कानून में परिवर्तन, नीति में परिवर्तन आया, तो देसी रियासतों में भी परिवर्तन हुआ, उसकी नीति में भी। क्या परिवर्तन हुआ, सन 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया ने ये घोषणा की कि भविष्य में ब्रिटिश सरकार किसी भी देसी राज्य को हड़पने का प्रयास नहीं करेगी। ये किसने कहा था, महारानी विक्टोरिया की ये मतलब स्पीच थी, मतलब घोषणा थी, उनकी डिक्लेरेशन था।
ठीक है, मतलब किसी के राज्य को हड़पने की कोशिश नहीं करेगी और ना ही किसी के धर्म में हस्तक्षेप करेगी। ये महारानी विक्टोरिया का स्टेटमेंट था। और अंग्रेज़ों को यह बात कैसी थी, क्या कहा, उनके लिए ज्ञात हो गया कि देसी राजा हमारे मित्र हैं, मित्र जो हमारे देश में रहते थे उस समय वो उनके मित्र हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सैनिकों के संगठन पर प्रभाव। इस क्रांति के द्वारा सैनिकों के संगठन पर भी प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा? भारतीय सैनिकों को जाति व धर्म के आधार पर संगठित किया गया था, क्योंकि अंग्रेजों की नीति थी कि इनको जाति आधार पर संगठित करेंगे तो हमारा राज्य जो है वो चलता रहेगा अधिक समय तक, जिसमें उनकी राष्ट्रीयता की भावनाएं विकसित ना हो सकें। ठीक है, आगे समझ में आपके, क्योंकि इसलिए किया गया इकट्ठा जिससे कि वो अपने राष्ट्र के बारे में बात ना कर सकें, उन्हें ये ना रहे कि हम मतलब भारतीय लोग हैं, हम अपनी जाति में बटे हुए हैं, बस ये मतलब उनको समझाने के लिए। तो जाति के आधार पर उनका गठन किया गया। सेवा में अंग्रेज शरीर की संख्या, मतलब कि जो सैनिक थे उनकी संख्या बढ़ा दी। ठीक है, यहाँ पर सैनिकों की संख्या बढ़ा दी और उच्च पदों के द्वारा भारतीयों के लिए पूर्णतः बंद कर दिया गया। मतलब जो ऊंचे ओहदे होते थे, ऊंचे पद हुआ करते थे, उनमें भारतीयों के लिए मतलब वो पद बंद कर दिए गए, उनमें भारतीयों को नहीं जाना है। तोपखाना भारतीय सेना के हाथ में रखने के बजाय यूरोपीय सेना के हाथों में रख दिया गया, क्योंकि अगर तोप सेना भारतीय हाथों में होगा तो वो अपने देश के बारे में सोचेंगे। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि तोपखाना जो था वो यूरोपीय सेना के हाथ में पहुंचा दिया। पॉइंट 4 है परस्पर घृणा और फूटवाड़ी नीति। मतलब फूटवाड़ी नीति और परस्पर घृणा, मतलब आपस में दूसरे साथ में नफरत फैलाना, और फूट नीति। तो 1858 की क्रांति के परिणाम स्वरूप भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति कैसी क्या हुआ, अंग्रेजों के प्रति और अंग्रेजों में भारतीयों के प्रति घृणा, ईर्ष्या और द्वेष की भावनाएं बढ़ती गईं। भाई अंग्रेज भारतीयों से नफरत करने लगे और जो भारतीय थे वो अंग्रेजों से नफरत करने लगे। अंग्रेजों के द्वारा भारतीय सैनिकों के बीच सांप्रदायिक द्वेष पैदा करने की कोशिश की गई, मतलब सांप्रदायिक झगड़े पैदा करने की कोशिश की, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के बीच में। अंग्रेज द्वारा सिख, हिंदुओं तथा मुसलमानों को एक दूसरे के विरुद्ध भड़काया और ये सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि यह जातियां एक दूसरे की दुश्मन हैं, मतलब एक दूसरे की दुश्मन हैं, एक दूसरे के हित की बात नहीं करती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद फूट डालो राज करो, यानी कि फूट डालो शासन करो, अंग्रेजों ने अपनी इस नीति को आधार बना लिया कि उसी आधार पर वो काम करने लगे। वह अंग्रेज के खिलाफ अपने लोगों के प्रति वफादारी ना कर सकें। ठीक है, तो ये अब देखते हैं पॉइंट नंबर हमारा है फिफ्थ क्या पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कि राष्ट्रवाद का जन्म एवं विस्तार। राष्ट्रवाद का जन्म कब हुआ और विस्तार कैसे हुआ? तो सन 1857 की क्रांति के बाद ही, यानी कि कह सकते हो कि 1857 की क्रांति के बाद से ही भारत में क्या हुआ, राष्ट्रवाद का जन्म हुआ तथा लोग राष्ट्रीय एकता की स्वतंत्रता के विषय में सोचने लगे। हिंदू मुस्लिम की एकता की स्थापना होने के बाद, यानी हिंदू मुस्लिम में एकता स्थापित होने लगी। उसके बाद क्या हुआ, ये सेट हो गया कि भारतीय सैनिक साहसी और प्रतिभा से संपन्न हैं और बड़ी से बड़ी ताकत से टकरा सकते हैं। भारतीय जनता ये समझ चुकी थी कि अंग्रेज़ों के द्वारा ये नीति अपनाना कि उनके प्रति अत्याचार, नीति अपनाने से क्या होगा, उनके प्रति अत्याचार, शोषण, फूट दलों की नीति को अपनाकर हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। ये जो हमारी लोग थे हमारे भारतीय लोग, जनता लोग, वो इसको समझ चुके थे कि अंग्रेज़ों का यही नीति है और गुलामी की जंजीरों को तोड़ना क्या है, प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य बन चुका था। ठीक है, इसी में अगला पॉइंट आपका है प्रशासन का विकेंद्रीकरण। किस क्रांति, मतलब इस क्रांति के परिणाम स्वरूप, मतलब कौन सी क्रांति, 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के स्थान पर मंत्री पद की नियुक्ति कर दी गई। मतलब प्रशासन का क्या केंद्रीकरण हुआ इसी क्रांति के होने के बाद में। उन्होंने क्या किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बदल दिया, उसके स्थान पर क्या हुआ, एक मंत्री की नियुक्ति की गई।
मंत्री के पद की नियुक्ति कर दी गई और उसका गवर्नर जनरल था तथा उसकी काउंसलिंग पर पूर्ण नियंत्रण हो गया कि काउंसलिंग पर जो है वो गवर्नर जनरल का ही नियंत्रण रहेगा। शासन का पूर्ण प्रोधा भारत मंत्री का निश्चय किया गया। लेकिन शासन की वार्षिक रिपोर्ट भारत में मंत्री तैयार करता था और उसे ब्रिटिश संसद के समक्ष पेश करता था। ये कैसे करता? भारतीय व्यक्ति का। तो भारत की जल सेना, थल सेना तथा वायुसेना पूर्ण रूप से किसके हाथ में चली गई? ब्रिटिश सरकार के अधीन हो चुकी थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूरा होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों को भेजिएगा और नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो आप किस पर चाहते हैं उसको कमेंट में जरूर बताइएगा।